क्या आइंस्टाइन का हाथ था हिरोशिमा एटॉमिक बम ब्लास्ट? क्यों अपना देश जर्मनी छोड़कर उन्हें रहना पड़ा दूसरे देशों में? इन्हीं सवालों का जवाब आज जानेंगे हमारी आज की फिल्म आइंस्टाइन एंड द बॉम्ब। स्टार्टिंग सीन शुरू होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन रेडियो पे जापान पे न्यूक्लियर हमले की खबर सुन रहे होते और वो बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता जर्मन्स न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब नहीं होंगे तो मैं कभी यूएसए को प्रोत्साहन नहीं देता न्यूक्लियर बम बनाने की। अब एटॉमिक बॉम्बिंग से पहले का समय दिखाया जाता है। जर्मनी में हिटलर का राज होता है और वो जूइश लोगों के साथ अत्याचार कर रहा होता है। और कंटेक्स्ट आपको बता दो, जूइश लोग वो लोग होते हैं जो इजराइल से बिलोंग करते हैं और ये लोग दुनिया के हर कोने में फैले होते हैं और एक स्पेशल रिलीजन फॉलो करते हैं जिसे बोलते हैं जुदाइज्म। और ये लोग जर्मनी में भी फैले हुए होते हैं, पर हिटलर को ये लोग पसंद नहीं होते क्योंकि इनको लगता है कि जर्मन्स जो प्योर जर्मन्स हैं वही जर्मनी में रहने लायक हैं, बाकी सब इम्प्योर हैं। और इन जूइश लोगों को हम हिंदी में यहूदी भी बोलते हैं। तो आगे कंटेक्स्ट के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा जानना। जान बचाने के लिए आइंस्टाइन भी नॉर्फॉक इंग्लैंड आ चुके हैं। आइंस्टाइन भी जूइश कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जर्मनी में उनसे सब कुछ छीन लिया गया है, उनका घर, उनकी जायदाद, उनके पैसे, उनकी इज्जत, सब कुछ। वो अब इंग्लैंड में आके शरण लेते हैं और वहाँ वो एक छोटे प्राइवेट स्टेट में रहना शुरू करते हैं। अब आइंस्टाइन बोलते हैं कि जर्मनी में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, उनके जूइश भाइयों के साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। आइंस्टाइन के प्रोटेक्शन के लिए 2 लेडी बॉडीगार्ड्स भी रखी होती ताकि उन्हें जर्मन अटैक से बचाया जा सके। फिर आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैं ऐसी कंट्री में रहना चाहूँगा जहाँ सब बराबर हो, पर जर्मनी में अभी ये पॉसिबल नहीं है और आने वाले समय में जर्मनी दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जर्मनी में रहना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं एक शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ। वो रिपोर्टर्स आइंस्टाइन की फ़ोटो ले लेते हैं और आइंस्टाइन की लोकेशन एक्सपोज हो जाती है। अब हमें आइंस्टाइन का बचपन दिखाया जाता है जहाँ उन्हें बोलते हुए बताया जाता है कि क्या हो अगर हम लाइट के साथ दौड़ लगाएं। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ हमारी बॉडी स्टेशनरी हो जाएगी। फिर आइंस्टाइन अपनी रिलेटिविटी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं अगर 2 टावर से लाइट सिग्नल दिए जाए, एक स्टेशनरी आदमी पर और दूसरा एक उड़ते हुए बैलून पर, स्टेशनरी आदमी तक तो वो सिग्नल सेम टाइम तक पहुँचेंगी, पर एक उड़ते हुए बैलून पर वो सिग्नल डिफरेंट टाइम पे पहुँचेंगे। तो ये बताता है कि टाइम ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, यानी टाइम रिलेटिव है। वो आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब इल्यूजन है। वो मास और एनर्जी को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बताते हैं E=mc², जिसके लिए वो बहुत प्रचलित हैं। अब कहानी वापस आते इंग्लैंड में जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा होता। कहानी जाती है 1920 में जहां जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका है और उसके बहुत बुरे हालात हैं। अब अगस्त 1920 का टाइम दिखाया जाता है जहां एक साइंटिफिक मीटिंग चल रही होती है जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन भी मौजूद होते हैं और वहीं मौजूद होता है एक जर्मन साइंटिस्ट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की खुले मंच में जाके बेइज्जती कर देता है। वो कहता है इनकी रिलेटिविटी थ्योरी किसी काम की नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैं एक सिंपल सा जीव हूँ जो दुनिया में शांति चाहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहानी ले जाई जाती है 1922 में जहाँ जर्मनी के बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ हालात इतने बुरे होते हैं कि वहाँ के नेशनलिस्ट एक जूइश लीडर को 6 गोलियों से भून देते हैं। आइंस्टाइन बहुत दुखी थे अपने देश के इन हालातों पे। कहानी अब प्रेजेंट में वापस आती। मैं प्रेजेंट बोलूँ तो आप समझ जाइएगा 1933, वो समय जब आइंस्टाइन इंग्लैंड में है। अब एक रिपोर्टर आइंस्टाइन से पूछता है क्या आप कभी जर्मनी वापस जाएंगे? आइंस्टाइन बोलते हैं जैसे अभी के हालात हैं मैं जर्मनी नहीं जा सकता, पर मैं जापान जा रहा हूँ। और बोलते हैं जापान जाना यानी 6 महीने के लिए गायब होना।
और ये 12 दिन का जो मेरा समुद्री सफ़र है उसमें भी मुझे बहुत आराम मिलेगा। मैं बहुत बार जापान गया हूँ। जापान थोड़ा केओटिक तो है, पर वहाँ के लोग और वहाँ का सत्कार मुझे बहुत पसंद है। कहानी हमें फिर से पास में ले जाती है 1923। हम 1933 से 1923 में आ रहे हैं। अब दिखाया जाता है कि जर्मनी में भूखमरी फैली हुई है। लोगों के पास ना काम है ना खाने को कुछ है। वहाँ की करेंसी मार्क्स की वैल्यू दिन पर दिन घटती जा रही है। 1927 जर्मनी के जो नौजवान लड़के होते हैं वो आर्मी ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हिटलर उन्हें सोने का लालच देता है। ना इन नौजवानों के पास कुछ काम होता है और ना इनकी कोई दिशा होती है, तो ये आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और हिटलर के खूनी संग्राम में उसका साथ देते हैं। कहानी हमको लेके जाती है 1930 में। स्टाइन न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जर्मनी को लेकर, नाजी लोगों को लेकर और उनके जूइश भाइयों के साथ जो हो रहा है उसको लेकर। आइंस्टाइन इन सब का जवाब सिर्फ अपने जोक से देते हैं। वहाँ जर्मनी में हिटलर इलेक्शंस जीत जाता है। 6 मिलियन नाजीज का सपोर्ट होता है उसके साथ। आइंस्टाइन इस खबर पर बोलते हैं कि मुझे हिटलर का जीतना पसंद नहीं आया। आइंस्टाइन बोलते हैं कि हिटलर जर्मनी के गरीबों का शोषण करके जीत रहा है और जब जर्मनी की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हिटलर को कोई नहीं पूछेगा। आइंस्टाइन आगे समझाते हैं कि खाली शांति से काम नहीं होता, हमें एक्शन भी करना चाहिए। अगर 2% लोग जर्मन आर्मी में जाने से मना कर दे तो जर्मन गवर्नमेंट की हालत खराब हो जाएगी, वो लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे। अब कहानी हमको ले जाती है 1933 में। हिटलर जर्मनी की कमांड ले चुका है। वो एक बहुत जोशीला भाषण देता है जिसमें वो बोलता है कि दिन रात और हर दिन मैं सिर्फ जर्मनी के लोग और जर्मनी के उद्धार के बारे में सोचता हूँ। वो 3 बार जोर से नारा लगाता है, हेल टू विक्ट्री, हेल टू विक्ट्री, हेल टू विक्ट्री। जनता जोश से भर जाती है और ये जोश जो होता है ना वो बहुत ही जहरीला होता है। ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब आइंस्टाइन बहुत समय बाद जर्मनी वापस लौटते हैं और वो देखते हैं अब वो वैसा जर्मनी नहीं रहा। अब वो एक ऐसा जर्मनी बन गया है जिसे तानाशाह हिटलर चलाता था। खून की नदियाँ दिन रात बहती थी, इंसानियत का कत्लेआम होता था। आइंस्टाइन को जर्मनी बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बस कुछ दिन रुके और फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। और जब वो यात्रा के लिए निकलते हैं तो हिटलर उनके समर होम में रेड करवा देता है और उनके समर होम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और आइंस्टाइन बोलते हैं मेरा समर होम मेरा खुशियों का घर था। बहुत सारे मेहमान आते थे वहाँ, हर किसी का स्वागत था, पर वहाँ रेड डालने लायक तो कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ नाजीज का हेट्रेड दिखाता है जूइश लोग के प्रति। बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल सर्कस तो चलता ही रहेगा, पर मैं अब कभी जर्मनी वापस नहीं आऊँगा। जर्मनी की एक मैगजीन में एल्बर्ट आइंस्टाइन की फ़ोटो लगाई गई होती है और उसमें उनकी खूब बुराई की गई होती है और उसमें लिखा होता है नॉट हैंग्ड येट, यानी अभी तक इसे सूली पे नहीं चढ़ाया है। देख रहे हैं आप इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ इतना घृणा का व्यवहार क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जूइश कम्युनिटी, जिससे जर्मन लोग चिढ़ते थे। स्टाइन और बोलते हैं कि जर्मन लोगों को नेशनलिज्म के नाम पे जहर दिया जा रहा है। ये लोग बस प्यादे की तरह यूज़ किए जा रहे हैं हिटलर के द्वारा, और लड़ाई का जवाब सिर्फ लड़ाई होता है और कुछ नहीं। आइंस्टाइन बोलते हैं दुनिया को बर्बाद करने वाले वो लोग नहीं हैं जो लोग बुरा करते, बल्कि बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो बुरा सहते हैं और बुराई को बढ़ावा देते हैं। अब सीन दिखाया जाता है 3 अक्टूबर 1933 का, जहां बताया जाता है कि आइंस्टाइन एल्बर्ट हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखने वाले हैं जहां वो जूइश लोगों के लिए फंड रेस करेंगे और नाजी पॉलिसीज पे भी खुल के बोलेंगे और उनकी आलोचना करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी स्पीच प्रिपेयर कर रहे होते हैं और वो बहुत नर्वस होते हैं। आइंस्टाइन अपनी स्पीच शुरू करते हैं एल्बर्ट हॉल में। वो बोलते हैं कि हमें फ्रीडम से बहुत दूर किया। अगर फ्रीडम नहीं होता ना कोई शेक्सपियर होता, ना कोई फैराडे बनता और ना कोई न्यूटन। हम आशा कर सकते हैं कि इस पूरे समय के बाद
कुछ रोशनी तो आएगी लोगों की जिंदगी। वो स्पीच आइंस्टाइन की बहुत ही लोकप्रिय स्पीचों में से एक है और उस स्पीच के बाद आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए निकल जाते हैं और यूरोप में कभी वापस नहीं आते। अब आइंस्टाइन यूएसए में प्रिंसटन आ जाते हैं जहां वो स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ज्वाइन करते हैं एज अ फिजिक्स हेड। वो बोलते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी शांति है कि दुनिया की कोई भी हलचल यहाँ पता नहीं लगती, पर मुझे शर्म आती है ऐसी जगह में रहने, क्योंकि मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का वहाँ जर्मनी में नरसंहार हो रहा है और मैं यहाँ चुपचाप शांति से बैठा हूँ। कहानी जाती है 1933 से 1938, जहाँ पे दिखाया जाता है एक दर्दनाक रात की कहानी जिसको बोला जाता है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, जहाँ जर्मनी में 90 जूस की हत्या हो जाती है। लगभग 7,500 दुकानें जला के राख कर दी जाती हैं और लगभग 26,000 जूइश आदमियों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है। एक साल आगे बढ़ते हैं कहानी, 1939 जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की मीटिंग दिखाई जाती है और वो लोग बात करते हैं कि जर्मनी ने न्यूक्लियर टेस्ट करने शुरू कर दिए और ये बात दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। उनको ये पता चल गया था कि यूरेनियम को न्यूट्रॉन से टकरा कर वो 2 हिस्सों में टूट जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है और यूएसए में पूरी तरीके से खलबली मच जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक पुरानी स्टेटमेंट दिखाई जाती है कि मास को हम एनर्जी में बदल सकते हैं, E=mc², और उनको बोलते हुए दिखाया जाता है कि साइंस अभी इतनी उन्नति नहीं कर चुका कि वो मास को एनर्जी में बदल दे, पर ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स उसकी सच्चाई दिखा रहे थे कि आइंस्टाइन ने जो बोला था वो पॉसिबल है। अब प्रेजेंट में आइंस्टाइन को पता चलता है कि जर्मनी एटॉमिक बम बना रहा है और वो सीधे ही लेटर लिखते हैं यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को कि हाँ, यूरेनियम से न्यूक्लियर बम बन सकता है, तो आप अपने एक्सपेरिमेंट्स तेजी से शुरू कर दें। अब कहानी सीधे जाती है 1939, जहां नाजी ट्रूप्स पोलैंड पे हमला बोल देते हैं और फिर अगले ही साल 1940 में वो लोग फ्रांस को भी हरा देते हैं और उसके अगले साल बेल्जियम को हरा देते हैं यानी 1941 में, और उनके सारे यूरेनियम और हथियार सीज कर लेते हैं। अब कहानी का रोचक मोड़ तब आता है जब जापान समीकरण में घुसता है और जापान यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है और यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भाषण देते हैं, चाहे हमें जितना भी समय लगे हम जापान को हरा के रहेंगे। कहानी को 1942 में ले जाते हैं। यूएसए और उसके एलाइज मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी करते हैं। 1943 यूएसए और उसके एलाइज मिलके नॉर्वे में अटैक करते हैं और जर्मन्स की केमिकल सप्लाई रोक देते हैं। 1944 15,000 का ट्रूप और 5,000 व्हीकल जर्मनी की ओर बढ़ रहे होते और उस पे हमला बोलने को तैयार होते और इन अलाइज को एक सीक्रेट फाइल भी मिलती है जिनसे इनको पता चलता है कि जर्मनी का न्यूक्लियर टेस्ट फेल हो गया। अप्रैल 1945 एक बहुत बड़ा दिन, सोवियत आर्मी अपना फाइनल अटैक बोलती है जर्मन्स पे और हिटलर की सेना को हरा देती। हिटलर इतना हताश हो जाता है अपनी हार से कि वो खुद को ही गोली मार लेता है। यूरोप की लड़ाई तो अब खत्म हो चुकी थी, पर जापान और यूएस की लड़ाई अभी अंजाम तक नहीं पहुंची। बहुत कोशिशों के बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। एटॉमिक बम बनाने में यूएसए कामयाब हो गया है। 8:15 सुबह का समय, अगस्त 6, 1945 अमेरिकन जहाज हिरोशिमा के ऊपर से उड़ रहे होते हैं और उनके इरादे कुछ नेक नहीं होते। दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक होने वाला है और बम गिराया जाता है और सब तहस नहस हो जाता है। 7,000 लोगों की जान चली जाती है। 1955 एक रिपोर्टर आइंस्टाइन से मिलने आता है। वो एक जापानीज रिपोर्टर होता है और उनसे पूछता है, ये साइंस जिसे दुनिया का उद्धार करना चाहिए, उसने जापान में तबाही क्यों मचा दी? और बोलता है, इसके सबसे बड़े गुनहगार हो आप, क्योंकि आपकी वजह से एटॉमिक बम बना है। आइंस्टाइन जवाब देते हैं, इसमें मेरा कोई डायरेक्ट योगदान नहीं है, इसमें मेरा
इनडायरेक्ट योगदान है। मैंने सन 1905 में मास और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप बताया था। बस मेरा इतना ही योगदान था। मुझे लगता था कि ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है और इसे कोई फिजिकल रियलिटी में नहीं बदल पाएगा। पर हाँ, मेरी एक गलती है, वो मैं मानता हूँ। जो लेटर मैंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लिखा था कि एक्सपेरिमेंट तेज़ी से करने शुरू कर दो, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर जर्मनी न्यूक्लियर बम बनाएगा तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। हमले से पहले भी फिजिक्स डिपार्टमेंट ने आर्मी वालों को बताया था कि प्लीज़ इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल बच्चों और औरतों पे ना करो। और अगर हम दुनिया को मैक्सिको में हुए उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट दिखाते तो दुनिया खुद ही शांति बना लेती और न्यूक्लियर हथियार हमको इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। एटॉमिक बम्स दुनिया के लिए खतरा है। जंग तो जीत गए हैं पर शांति हार गई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, साइंस तो बढ़ती रहेगी पर ये इंसान का कर्तव्य है कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें जो दुनिया का भला कर सके, या एक ऐसे हथियार की तरह काम करे जो दुनिया को तबाह कर सके। ये आपकी सोच के ऊपर है। आगे दिखाते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पीस फैलाने के काम को जारी रखते हैं और प्रकृति में छुपे रहस्य को खोजते रहते हैं और अंत में 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु हो जाती है।